क्या आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम फर्स्ट ईयर का सेकंड लास्ट यूनिट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मिस्टेकन यूनिट नंबर 9 लिखा गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। वैसे इस चैप्टर की जो ज़्यादा डिटेल्स हैं वो 10th की जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, तो हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम 9th और 10th की इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम ये भी कवर करेंगे। तो जो कुछ यहाँ पे अवेलेबल था फिलहाल मैंने वही डिस्कस करना है आज। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, तो इसी लाइन पे फोकस करें तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये वो कम से कम डिस्टेंस है डिस्टिंक्ट रीजन के लिए। यानी अगर आप वाज़ह किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो कितना कम से कम डिस्टेंस हो जिससे आप उसको वाज़ह देख सकते हैं, तो ये डिस्टेंस जो है इसे आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन कहते हैं या नियर पॉइंट भी कहते हैं। यानी वो कम से कम फासला आंख से जिससे आप किसी चीज़ को वाज़ह देख सकते हैं वो उसका नियर पॉइंट कहलाता है या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन कहलाता है। ये जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज होता है एज के साथ साथ, यानी अगर आपकी एज इंक्रीज कर रही है तो ये डिस्टेंस इंक्रीज होता है। यानी अगर 20 साल की उम्र का कोई यंग अडल्ट पर्सन है तो उसका जो नियर पॉइंट है या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वो 25 सेंटीमीटर है, यानी वो आंख से 25 सेंटीमीटर के फासले पे कोई चीज रख के आसानी के साथ वाजिया उसे देख सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी की एज 40 ईयर हो जाती है तो यही नियर पॉइंट जो है ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये आंख से 50 सेंटीमीटर के फासले पे शिफ्ट हो जाता है, और अगर एज 60 ईयर हो जाती है तो यही फासला जो है ये 500 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा नियर पॉइंट का एक और पॉइंट ये है कि ये कम से कम फासला, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस है तो ये कम से कम फासला है जो आंख से होना जरूरी है किसी चीज को वाज़ेह देखने के लिए। अगर आप इस फासले को कम कर देते हैं यानी 25 सेंटीमीटर से कम कर देते हैं 20 साल के बंदे के लिए, या 40 साल के बंदे के लिए आप 50 सेंटीमीटर से कम कर देते हैं, और 60 साल के बंदे के लिए आप 500 सेंटीमीटर से कम कर देते हैं, तो फिर वो जो बंदा है वो चीजें देखेगा तो उसे ये ब्लर नजर आएंगी, धुंधली हुई से नजर आएंगी, वाज़ेह नजर नहीं आएगी। मैग्निफिकेशन क्या चीज़ है? मैग्निफिकेशन के बारे में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है हमारे माइंड के अंदर, वो ये होता है कि हम समझते हैं कि मैग्निफिकेशन सिर्फ साइज को बढ़ाता है। हालांकि मैग्निफिकेशन का ताल्लुक साइज के बढ़ने से नहीं है, बल्कि साइज के बढ़ने और घटने दोनों से है। यानी साइज बढ़ भी सकता है और साइज कम भी हो सकता है। ये हम देखेंगे जब 10th की ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का हम यूनिट करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि कौन से लेंथ के लिए हमारी मैग्निफिकेशन जो है वो बढ़ती है और कौन से लेंथ के लिए मैग्निफिकेशन हमारी कम हो जाती है। तो मैग्निफिकेशन आपके पास है साइज, दो चीज़ों की रेशो है। मैग्निफिकेशन को आप दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक, रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा आप मैग्निफिकेशन को डिस्कस कर सकते हैं डिस्टेंस के हवाले से कि आपके पास जो लेंस है उससे कितने डिस्टेंस पे आपकी इमेज बन रही है और उस लेंस से कितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था। तो इन दोनों की जो रेशो है यानी क्यू रेशो पी, ये भी आपको मैग्निफिकेशन देती है। इसके अलावा साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी आपको मैग्निफिकेशन देती है। तो जो आपको डाटा अवेलेबल होगा उसको यूज करके आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। ये क्यू और पी इसको यूज करके मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको यूज करके आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन आपकी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि दोनों ही सेम चीजें हैं, क्यू भी डिस्टेंस है, पी भी डिस्टेंस है, एच भी हाइट है यानी लेंथ है, और नीचे भी जो है वो लेंथ पड़ी है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। उसके बाद है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का ताल्लुक है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कोई लेंस यूज करते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं या कोई भी आप एड यूज करते हैं जिसके थ्रू आप किसी चीज को देख रहे हैं, तो फिर उसको आप एंगुलर मैग्निफिकेशन वहाँ पे टर्म आप यूज करते हैं। और एंगुलर मैग्निफिकेशन में आपके पास मैग्निफिकेशन आप यूँ लिखते हैं बीटा ओवर अल्फा। यहाँ पे जो बीटा है ये वो वाला एंगल है जो एडेड आई के साथ है। यानी जब आपने कोई लेंस लगा के कोई ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं तो उस वक्त जो एंगल बनेगा, जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि ये अगर आपके पास आपकी आंख है और ये आपने सामने कोई लेंस रखा हुआ है, तो लेंस रख के जब आप इस चीज को देखेंगे तो दायरा जी आपको बड़ी नजर आएगी। तो आपकी आंख के साथ ये वाला जो एंगल बनेगा ये एंगल है बीटा। और इसी आंख के साथ जब आप उस चीज को देखेंगे बगैर इस लेंस के तो फिर जो एंगल बनेगा वो होगा अल्फा। तो ये बीटा और अल्फा है, ये आप खुद नोट कर लीजिएगा बीटा और अल्फा के बारे में कि बीटा जो है ये वो एंगल है जिसमें आप एडेड आई के साथ जो आप चीज देखते हैं और जो एंगल बनता है वो बीटा है, और बगैर किसी एड के, बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, बगैर किसी लेंस के जो आप चीज को देखते हैं और एंगल बनता है वो एंगल अल्फा है। रिजॉल्विंग पावर क्या चीज है? मैग्निफिकेशन का ताल्लुक जो है वो किसी चीज के साइज को बढ़ाने या घटाने के साथ है। यानी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको साइज कितना बड़ा करके दे रहा है या कितना साइज आपको छोटा करके दे रहा है, ये हमें मैग्निफिकेशन बताती है। लेकिन जो रिजॉल्विंग पावर है किसी इंस्ट्रूमेंट की उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना वाज़े हमें नजर आ रहा है। जिस तरह आप किसी कैमरे से कोई तस्वीर बनाते हैं, कोई इमेज बनाते हैं अपने कैमरे से, मोबाइल के कैमरे से, तो फिर आप कहते हैं कि इस कैमरे का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, वो जो हम अपने एक टर्म यूज करते हैं रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो एक्चुअली फिजिक्स की जुबान में आप कह रहे होते हैं कि इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी है। यानी जब आप उसको जूम करते हैं तो आप उसको माइनर से माइनर डिटेल्स को आसानी के साथ देख रहे होते हैं, तो लिहाजा उस कैमरे की रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी होती है। और जिसकी इमेज को जब आप जूम करते हैं और वो फट जाती है तो हम कहते हैं इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, या वैसे भी अगर देखने में आपको तस्वीर प्यारी ना लगे तो आप कहते हैं इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, यानी कि उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी नहीं है। उसके कोई से दो पॉइंट के दरमियान जो आप डिफरेंशिएशन करते हैं वो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिस कैमरे का रिजल्ट अच्छा होता है, जिसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी होती है, उसकी इमेज में कोई दो पॉइंट आप ले लें उनके दरमियान आप आसानी के साथ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये रिजॉल्विंग पावर है कि कोई से दो पॉइंट के दरमियान अगर जितनी आसानी के साथ आप डिफरेंशिएशन कर सकेंगे, इसका मतलब है उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही बेस्ट है। इसके काफी फार्मूले हैं रिजॉल्विंग पावर के। तो एक है R इक्वल टू 1 और अल्फा मिनिमम, रेले फार्मूला है ये, रेले साइंटिस्ट जिसने ये दिया। तो ये अल्फा मिनिमम क्या चीज़ है? अल्फा मिनिमम इज द एंगल विच टू पॉइंट सोर्सेज सबटेंड्स, यानी दो पॉइंट सोर्सेज आपके पास जिससे लाइट एमिट हो रही है, और वो दोनों जो पॉइंट सोर्सेज हैं वो
एंगल बना रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ, सो दैट देयर इमेजेस आर सीन एज टू डिस्टिंक्ट स्पॉट। और ये इस तरह एंगल बना रहे हैं कि वो जो दोनों लाइट सोर्सेज है वो आपको दो सोर्सेज ही नजर आए, दो डिस्टिंक्ट स्पॉट आपको नजर आए, बजाय इसके कि एक नजर आए। ये वो अल्फा मिनिमम है, यानी ये वो कम से कम एंगल है उन दो पॉइंट सोर्सेज के दरमियान जिससे आपको वो दोनों पॉइंट सोर्सेज अलग अलग नजर आए, एक नजर ना आए। ये वो वाला एंगल अल्फा मिनिमम। इससे जब आप मजीद कम करेंगे एंगल, तो फिर आपको वो दोनों स्पॉट दो नहीं नजर आएंगे, बल्कि वो आपको फिर एक नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा रिजॉल्विंग पावर को आप डायमीटर ऑफ लेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। डी जो है ये डायमीटर ऑफ लेंथ है, लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है, जो आपने लाइट यूज की हुई है उसकी वेवलेंथ है। और दोनों ऊपर वाले फार्मूले को और इसको अगर आप इक्वल कर दें, यानी ये भी चूंकि आर का फार्मूला है ये भी आर का फार्मूला है, तो ये आर की अगर आप वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें, तो आप अल्फा मिनिमम को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा ओवर डी, यानी डायमीटर ऑफ लेंथ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर है, ग्रेटिंग के बारे में हम नीचे देखेंगे कि ग्रेटिंग क्या चीज़ होती है और ग्रेटिंग एलिमेंट क्या चीज़ है। तो अगर आपके पास कोई ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर है और उसकी रिजॉल्विंग पावर आर है, वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आर इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन जो है जो डिनोमिनेटर में टर्म है, ये एक्चुअली है चेंज इन वेवलेंथ। लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन चेंज इन वेवलेंथ, तो ये आप डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो ऊपर लैम्डा है, ये लैम्डा आपके पास एवरेज है दो वेवलेंथ की। क्योंकि ग्रेटिंग यूज हो रही है, तो ग्रेटिंग में आपको पता है जिस तरह यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसमें भी आपके पास ग्रेटिंग थी और उसमें दो स्लिट्स थी, ये एक स्लिट ये थी और एक स्लिट यहाँ पे थी, और दोनों से लाइट एंटर हो रही थी। तो ये ऐसा ही कुछ फिनोमेना यहाँ पे भी है कि एक लाइट यहाँ से एंटर हो रही है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा वन है, दूसरी यहाँ से एंटर हो रही है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा टू है। और इस फार्मूले के अंदर जो लैम्डा है आपके पास, ये लैम्डा क्या है, ये दोनों की एवरेज है, लैम्डा वन और लैम्डा टू की एवरेज आपने लेनी है। लेकिन याद रखें कि ये जो दो लाइट्स आपने यूज की है, लैम्डा वन वेवलेंथ वाली और लैम्डा टू वेवलेंथ वाली, ये ऐसी होनी चाहिए कि जिनके दरमियान कोई ज्यादा डिफरेंस ना हो, ये दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। ये दोनों वेवलेंथ, दो ऐसी लाइट आप यूज करेंगे जिनकी वेवलेंथ करीब करीब होगी, यानी लैम्डा वन और लैम्डा टू जो है ये नियरली इक्वल होगी। और यहाँ पे जो लैम्डा है, ये दोनों की एवरेज आपने लेनी है, और डिनोमिनेटर में आपने उन्हीं दोनों का डिफरेंस ले लेना है, यानी लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन कर लेना है आपने। तो इस फार्मूले को अगर आप थोड़ा इस तरीके से देखें, ये आर जो है ये चूंकि इस साइड पे है, तो इसको आप इधर शिफ्ट करें तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डेल्टा लैम्डा जो है ये आपका इस साइड पे आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर जितनी ज्यादा होगी, उतना ये डिफरेंस दोनों का आपको ज्यादा कम मिलेगा। यानी आपके पास कोई ग्रेटिंग एलिमेंट है, स्लिट है, और उसकी आप रिजॉल्विंग पावर ज्यादा, अगर आप कहते हैं कि उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या है, कम है, क्योंकि आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। लिहाजा रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होने का मतलब है कि डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कम है। अब डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि आप उन दो पॉइंट के दरमियान आसानी के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये ग्रेटिंग और ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग आपके पास एक किस्म का आप कह सकते हैं कि लार्ज स्केल पे कोई चीज़ है, यानी ये आपके पास कोई ग्लास का या प्लास्टिक का आपके पास पीस पड़ा हुआ है, काफी बड़ा पीस है, तो ये ग्रेटिंग है। अब इसके अंदर आपको नजर ना आने वाली इसके अंदर स्लिट्स होती हैं। ज़ाहिर लाइट लाइट पास कर रही है, तो लाइट पास करने का मतलब ये है कि इसके अंदर स्लिट्स मौजूद है, इसके अंदर होल मौजूद है, तो हमें नजर ना आने वाली इसके अंदर स्लिट्स मौजूद है जिससे लाइट पास कर रही है। तो ये बड़े पैमाने पे यानी लार्ज स्केल पे आपके पास जो ये मटेरियल पड़ा है, इसको आप ग्रेटिंग कहेंगे। इट इज एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स ऑफ सेम विड्थ एंड सेपरेटेड बाय इक्वल ओपेक स्पेसेस। यानी जो स्लिट की स्पेस, स्लिट का अपना जो एक साइज है वो, और एक स्लिट से लेके अगली स्लिट तक का जो ओपेक स्पेस है, ठीक है। स्लिट वो जगह होगी जहाँ से लाइट पास कर सकेगी, और एक स्लिट के बाद दूसरी स्लिट के दरमियान ये वो स्पेस है जो ओपेक स्पेस है, यानी इसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, ठीक है। तो ग्रेटिंग स्पेस, ग्रेटिंग जो एलिमेंट है, ये एक्चुअली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक स्लिट्स और साथ उसके ओपेक स्पेसेस मौजूद हैं। तो ये आपके पास अगर ग्लास का पीस पड़ा है, तो ये सारे का सारा स्लिट्स भी नहीं है और सारे का सारा ओपेक भी नहीं है। तो इसके अंदर इस तरह के आपके पास कुछ पॉइंट्स होंगे जो बतौर स्लिट्स होंगे, और इन पॉइंट के दरमियान कुछ स्पेसेस होंगी जो बतौर ओपेक स्पेसेस काम करेंगी। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आपके पास बनेगा, ये ग्रेटिंग बनेगी। और ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है? ग्रेटिंग एलिमेंट ये है कि आपके पास जो स्लिट है, एक स्लिट से लेके अगली स्लिट तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, स्लिट का अपना साइज इसमें ऐड करना है, और दोनों स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है ये भी ऐड करना है। यानी अगर मैं कहता हूँ कि सपोज स्लिट का अपना साइज है ए, इसका डायमीटर हम कह सकते हैं, अगर ये गोल शक्ल में स्लिट है तो इसका डायमीटर सपोज ए, और अगली स्लिट जो है उसका भी यही है, और इनके दरमियान जो फासला है, दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो बी है। तो ग्रेटिंग एलिमेंट फिर क्या होगा, दोनों को आपने ऐड कर देना, स्लिट का साइज और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, तो ये ग्रेटिंग एलिमेंट है। यानी ग्रेटिंग आपके पास एक लार्ज स्केल पे चीज है जिसके अंदर बेशुमार स्लिट्स मौजूद हैं, बेशुमार ओपेक स्पेसेस मौजूद हैं, और ग्रेटिंग एलिमेंट जो है वो आपके पास एक उसका एक एक हिस्सा आप कह सकते हैं। यानी ये जो आपके पास पूरी की पूरी ग्रेटिंग पड़ी है, इसके अंदर से आपने दो पॉइंट ले लेने हैं, एक स्लिट ये हो गई, एक स्लिट ये हो गई, इन दोनों के दरमियान सेपरेशन, स्लिट का साइज प्लस सेपरेशन, दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास ग्रेटिंग एलिमेंट मिलेगा। ग्रेटिंग एलिमेंट को आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको आप दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव स्लिट्स, ये भी आप लिखते हैं, और इसके अलावा द सम ऑफ स्लिट विड्थ, यानी जो स्लिट ले रहे हैं उसकी अपनी विड्थ ए, और ओपेक स्पेस, और उन दोनों के दरमियान जो ओपेक स्पेस है जिसमें से लाइट पास नहीं कर रही वो बी, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे प्लस बी, तो ये भी ग्रेटिंग एलिमेंट बनता है। ये कोई बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होती, ये माइक्रो लेवल पे होती है, हमें अपनी आंख से तो हमें स्लिट नजर नहीं आती, तो दो स्लिट के दरमियान हमें सेपरेशन कहाँ से नजर आएगी। तो ग्रेटिंग एलिमेंट को आप मैथमेटिकल लिख सकते हैं, डी इक्वल टू 1/n, और एन से मुराद है नंबर ऑफ रूलिंग्स या नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, यानी एक सेंटीमीटर के अंदर कितनी स्लिट्स मौजूद हैं, कितनी लाइंस मौजूद हैं, कितनी रूलिंग्स मौजूद हैं, ये है एन।
इसके अलावा अब अगर आपको किसी ग्रेटिंग की नंबर ऑफ स्लिट्स दी हुई है पर सेंटीमीटर में, तो आप उसकी भी रिजॉल्विंग पावर कैसे लिख सकते हैं? आर इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई एम। एन है नंबर ऑफ रूलिंग पर सेंटीमीटर, और एम जो है ये आप उसकी एमथ ऑर्डर डिफ्रैक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, एमथ ऑर्डर डिफ्रैक्शन। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि यहाँ पे हमने सेंटर मान लिया था, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनी थी, फिर सेकंड बनी थी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने जिसकी रिजॉल्विंग पावर देखनी है, जिस पॉइंट की रिजॉल्विंग पावर देखनी है, जिस ऑर्डर की डायफ्रेक्शन की रिजॉल्विंग पावर देखनी है, यहाँ पे आप एन की वैल्यू वो पुट कर देंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो एम की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, सेकंड ऑर्डर देखना है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज या सेकंड डार्क फ्रिंज है, तो फिर आप एम की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। ये एमथ ऑर्डर यहाँ पे जनरल टर्म लिखी हुई है। इसके अलावा सिंपल माइक्रोस्कोप, आपके पास जो कन्वेक्स लेंस होता है लेबोरेटरी में भी पड़ा होता है, हाथ में आप रख के बच्चों को भी दिखाते हैं, कागज चलाते हैं, वो आपके पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप होती है। उससे आप आसानी के साथ चीज़ों को थोड़ा वाज़ेह देख सकते हैं। वॉच मेकर, घड़ियाँ ठीक करने वाले जो लोग होते हैं, वो जो घड़ी ठीक करते वक्त कहाँ पे उसको रखते हैं? वो इन साइड दी फोकल पॉइंट ऑफ लेंस के अंदर ले आते हैं। यानी ये अगर लेंस पड़ा हुआ है और इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे एफ है, तो वो उस घड़ी को यहाँ पे लेके आते हैं, लेंथ और फोकल पॉइंट के अंदर ले आते हैं, तो तब वो अपनी घड़ी को आसानी के साथ डील कर सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं, एम इज इक्वल टू क्यू और पी। और क्यू जो है यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो यहाँ पे डी लिया जा रहा है, और डी अगर आपको गिवन ना हो तो आपने 25 सेंटीमीटर ले लेना है। लेकिन अगर गिवन है डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो फिर आपने वही पुट करना है जो आपको दिया गया होगा। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो फिर आपने खुद से डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर ले लेनी है। तो डी और पी को दूसरा इसने एफ की फॉर्म में लिख दिया है। एफ की फॉर्म में 1 प्लस डी ओवर एफ है, क्योंकि 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू होता है। तो यहाँ से आप 1 ओवर पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 1 ओवर पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 1 ओवर पी। तो ये आपका एफ में चला जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो कन्वेक्स लेंस पे मुश्तमिल होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप आपका सिंपल एक कन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके पास दो कन्वेक्स लेंस होते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगे होते हैं। एक कन्वेक्स लेंस वो होता है जो आपकी आंख के करीब होता है, जिसे आई पीस कहा जाता है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो लॉन्ग होती है। और दूसरा कन्वेक्स लेंस वहां पे होता है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा होता है। अमूमन आप देखते हैं कि स्लाइड स्लाइड देखने के लिए उसके करीब भी एक लेंस लगा होता है, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज हो रहा है। तो दो किस्म के लेंस होते हैं, एक को आई पीस कहा जाता है और एक ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। आई पीस वो है जो आपकी आंख के करीब है, और ऑब्जेक्टिव वो है जो ऑब्जेक्ट के करीब है। आई पीस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो है वो कम होती है इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इसकी जो आपके पास मैग्निफिकेशन है वो उन दोनों लेंसेज का मल्टीप्लाई, आपने दोनों लेंसेज की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एम इज इक्वल टू एम वन मल्टीप्लाई बाई एम टू। और एम वन अभी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन देखी है, क्यू और पी, और एम टू 1 प्लस डी ओवर एफ ई। तो इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। और ये वैसे भी आपने फार्मूला याद रख लेना है कि कभी आपसे क्वेश्चन यूं पूछ लिया जाए कि दो लेंथ हैं, उनका कम्बिनेशन हमारे पास, एक की मैग्निफिकेशन एम वन है दूसरे की एम टू है, तो बताएं उसका जो कम्बिनेशन बन रहा है दोनों को मिलाने के साथ तो नेट मैग्निफिकेशन क्या आएगी? तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। एफ ई जो है ये फोकल लेंथ है आई पीस की। इसके अलावा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कि मैग्निफिकेशन जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक ब्लू लाइट पे, अगर आप ब्लू लाइट यूज़ करेंगे तो आपको मैग्निफिकेशन ज़बरदस्त मिलेगी। और वाइडर ऑब्जेक्टिव, यानी जो ऑब्जेक्ट के करीब आपका लेंस पड़ा है जिसे ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, वो जितना वाइडर होगा उससे भी आपको मोर एंड मोर डिटेल्स मिलेगी। ब्लू लाइट यूज़ करने की रीज़न नीचे लिखी हुई है कि ये लेस डायफ्रेक्शन, ब्लू लाइट जो है ये डायफ्रेक्ट कम होती है, जिस वजह से आप इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये भी दो कन्वेक्स लेंस पे मुश्तमिल होती है, बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह। इसमें भी एक आई पीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन जो चेंज है वो ये है कि आई पीस की फोकल लेंथ अब यहाँ पे कम हो जाएगी, छोटी होगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव की जो लेंथ है, जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा होगी। और इसको आप बड़ी इंट्यूटिवली बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि चूंकि टेलीस्कोप का काम होता है दूर की चीजें देखना, तो ये है आई पीस जो आपकी आंख के पास लगा हुआ है, और ये सपोज आगे ऑब्जेक्टिव है। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव में दूर से चीज को देखना है, तो लिहाजा इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो ज्यादा दूर तक होगी, इसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी, और आपकी आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप में आपको पता है कि ये ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल स्लाइड के करीब होता है, तो लिहाजा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होगी और आई पीस की ज्यादा होगी। जो इमेज बनता है टेलीस्कोप से, फाइनल इमेज जो बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज वो होता है जो आप स्क्रीन पे हासिल नहीं कर सकते। एनालॉग यानी बहुत बड़ा इमेज होता है, इन्वर्टेड होता है यानी उल्टा बनता है। मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप की आप लिख सकते हैं फोकल लेंथ की शक्ल में, यानी एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की जो लेंथ है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोकल लेंथ की शक्ल में, एफ ओ प्लस एफ ई, यानी दोनों को आप ऐड कर दें तो इसका मतलब आपने लेंथ ऑफ टेलीस्कोप फाइंड कर ली है। नेक्स्ट लास्ट दो टॉपिक्स, एक स्पेक्ट्रोमीटर। ये स्पेक्ट्रल स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं, यानी डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट से जो हमारे पास लाइट आती है उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको स्टडी करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इसका एक पॉइंट है वो कॉलीमेटर है। तो कॉलीमेटर का एक ऐसा कंपोनेंट है जो लाइट की रेज अनपैरेलल होती है। मतलब कोई रे ऐसे आ रही है, कोई ऐसे आ रही है, कोई ऐसे आ रही है, कोई ऐसे जब ये कॉलीमेटर में से पास करेगी तो ये सबको क्या बना देगी? पैरेलल बना देगी। ये कॉलीमेटर का काम है। तो ये था जी आज का मुख्तसर सेशन। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम 10th की ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में करेंगे, उसमें मिरर और लेंसेज के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। बाकी सब कुछ वहीं पे डिस्कस होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।